ये देखिए कहानी ये है अशोक के चंड अशोका से धम अशोका बनने की कहानी। हमने ये बताया था, आवाज अभी बंद हो गया था, और इसमें हमने ये बताया था कि कैसे चंड अशोका धम अशोका में बदलता है। देखा गया है कलिंग वार में कि 1 लाख लोगों को मारे गए थे। दूसरा देखेंगे कि 1.5 लाख को जेल में डाल दिया था, और एक अशोक ने एक जेल का निर्माण किया था। बच्चा, जेल इतना भयानक था, इतना भयानक था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ये समझ लो कि जितना भी किसी व्यक्ति को मतलब उसको परेशान किया जाए, वो जेल इस प्रकार का था, बहुत कठिनाई। तो एक तरीके के जो कहा जाता है अशोक के बारे में कि चंड अशोका, शुरुआती दौर में अशोक इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं एक इंसान के बारे में कि कितना क्रूर हो सकता है। चंड अशोक उस समय ऐसा ही थे। चंड अशोक अपने 99 भाइयों को, क्या 99 भाइयों को मार दिया था। कौन कहता है? तो कल हमने पढ़ा था कि सिहली संहिता ये कहता है कि अपने 99 भाइयों को इन्होंने क्या कर दिया था, मार के, यही अगम कुआं है, आप जानते हैं, बगल में ही अगम कुआं, वहां पर एक कुआं होता था, वहीं पर डाल दिया था और खूनों से लथपथ हो गया था वो पूरी की पूरी आपके वो कुआं। तो ऐसे थे चंड अशोका। आज का जो सेकेंड भाग है, सेकेंड भाग में हम देखेंगे कैसे चंड अशोक से वो बनते हैं धम अशोक। धम अशोक का मतलब वो अशोक, द ग्रेट अशोक। यहीं पर द ग्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है अशोक के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा चीज उन्होंने किया था, क्या बदलाव किया था अपने आप में, जो कि एक चंड अशोक किस में बदल जाते हैं, धम अशोक में बन जाते हैं। उन्होंने किसके बारे में? तो पूरे समाज के बारे में, अपने जनता के बारे में, कैसे कैसे भलाई करते हैं, ये इसकी कहानी है धम अशोक की। तो देखिए, धम अशोक को कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उन्होंने देखा कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए हैं, साल अच्छा चीज लेकर आए, शुभ संकेत लेकर आए। तो देखिए धम अशोक की कहानी। तो धम अशोक कलिंग युद्ध के बाद इतना बेटा परेशान हुए, इतना बेटा परेशान हुए कि इन्होंने तय कर लिया कि हिंसा के मार्ग को छोड़ दिया जाए और हिंसा के मार्ग को अपनाया जाए। उसके लिए देखो कहानी, एक निग्रोध नाम के मॉन्क थे। मॉन्क का मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो साधु बोलते हैं, हमारे भाषा में बोले तो साधु बोलते हैं। और ये कौन था? आप इतिहास में देखोगे तो इनके बड़े भाई सुसीमा के बेटे थे ये सन निग्रोध। तो इनके प्रभाव में आए। अब इमेजिन करिए कि जिस बंदे ने सुसीमा को मारा था, अपने बड़े भाई को मारा था, उनका कत्ल किया था, उन्हीं का बेटा निग्रोध जब मिलते हैं अशोक से, आपको हैरानी हो जाएगी कि उन्होंने अशोक के बारे में तनिक भी एक शब्द भी गलत नहीं सोचा, ना उनके प्रति रुष्ट हुए, ना ही उनके प्रति उन्होंने अपना द्वेष की भावना, अपने रिवेंज लेने की भावना उन्होंने प्रकट करी। उन्हीं का महानतम निग्रोध, ये महानतम मंक थे, समझ में आए? तब इन्होंने क्या किया कि इनको बौद्ध धर्म में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उनका भतीजा निग्रोध, जो क्या हो चुके हैं, मॉन्क हो चुके हैं, जो साधु हो चुके हैं बौद्ध धर्म में। उसके बाद इनका प्रभाव पड़ता है एक और से, वो उपगुप्त, या दूसरा है मोगाली पुत्र तीसा। इनको पूरी तरह बौद्ध धर्म में जो कन्वर्ट करता है, बौद्ध धर्म में, वो मोगाली पुत्र तीसा थे। सबसे पहला जो प्रभाव दिया था इनको बौद्ध धर्म के, जो शिक्षा दिया था कि बौद्ध धर्म है क्या, उनको हिंसा को छोड़ के अहिंसा को मार्ग को अपनानी है, तो ये किसने किया था? इनका भतीजा जो सुषमा के लड़के थे निग्रोध ने। और आगे चल के मोगाली पुत्र तीसा से मिलते हैं और उसको अपने क्या करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं बौद्ध धर्म में, हिंसा को मार्ग को छोड़ देते हैं और अहिंसा को मार्ग को अपना लेते हैं उन्होंने। तो देखो बेटा, जब इन्होंने ये बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने कुछ काम किया। क्या काम किया? तो देखो बेटा, अपने शासन के जो राज्याभिषेक के उसके 10वें ईयर में ये सबसे पहले बोध गया गए। बोध गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें साल में अशोक कहां गए थे, तो आप बोलेंगे बोध गया गए थे। उसके बाद अपने शासन के 20वें साल में ये जाते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी कौन सा जगह है? जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उनका, भगवान बुद्ध का। और वहां गए और उन्होंने क्या किया कि वहां पर जाकर उन्होंने वहां कर को क्या कर दिया? कम कर दिया। कितना कम कर दिया? तो 1/8वां हिस्सा कर दिया वहां पे कम को। ये
कन्वर्ट होने के बाद, बुद्ध धर्म अपनाने के बाद, ये बुद्ध के जितने भी प्लेस था, जैसे कि आपके बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, कुशीनगर, हर जगह जाते हैं, नगर जाते हैं और बुद्ध धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहां जाकर क्या करते हैं कि जो कर था, जो टैक्सेस था, उस टैक्सेस को कम कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने एक मंत्री बनाते हैं और उस मंत्री का नाम था महामात्र मात्र, और इनका काम था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना। देखिए, अशोक के बेटे जो थे दो, जो एक लड़का और एक लड़की थी, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि अशोक के बाद शासन उनके बेटे नहीं करते हैं, अशोक के बाद सीधे शासन उनका नाती करता है, क्योंकि इनके बेटा जो थे संघमित्रा, एक उनकी लड़की थी संघमित्रा, जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने में, श्रीलंका में। तो इनके जो बेटा होते हैं ये भी बौद्ध धर्म में पहले ही कन्वर्ट हो जाते थे। अशोक के पहले ही जो कन्वर्ट हुए हैं बौद्ध धर्म में, उनके बेटा और बेटी, ये भी शासन नहीं करते हैं और ये लोग क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब देखिए, जो अशोक ने अपने जीवन के क्या करना चाहिए, क्या कोड होना चाहिए, तो उसके लिए एक धम्म का निर्माण करते हैं। किसका? एक धम्म का। यह धम्म है। यह धम्म क्या है? तो यह धम्म उस धम्म से अलग है जो बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का धम्म है, लेकिन दोनों का मतलब ही सेम है थोड़ा थोड़ा। देखो, यह धम्म क्या था? यह धम्म का काम था, ये कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है इसको, कोड ऑफ कंडक्ट। एक तरीके की एक राजा को अपने प्रजा के प्रति क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा की तरफ बढ़ गए थे। इन्होंने अपने राजा के मिडिल पाथ, राजा जो है, जो प्रजा है, वो कैसे अपने जीवन को मिडिल पाथ, बीच का मध्यम मार्ग अपनाए, मध्य मार्ग को कैसे अपनाए, जो अपने जीवन को आयास में जीते हैं। आज के मतलब कहा जाए जीवन, जैसे दारू पीना, बड़े बड़े घर बनाना, गाड़ियों में घूमना, ऐसे लाइफ को उन्होंने छुड़वा दिया था। अपने को भी, खुद ने भी छोड़ा था और अपने प्रजा को भी छुड़वा दिया था इन्होंने। तो जो लग्जरियस लाइफ होती है, उस लग्जरियस लाइफ को छुड़वाने का जो काम किया था वो धम्म के माध्यम से किया था। दूसरा, सबका वेलफेयर हो। वेलफेयर का मतलब होता है सबका, यदि आर्थिक स्थिति किसी का खराब है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए। उसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण था इस धर्म का कि अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करा जाए। और उसके अलावा बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट थे, बहुत सारे चीजें लिखी गई थी और उस चीजों में यह बताया गया था कि एक प्रजा को क्या करना चाहिए, अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए, किसी की बलि नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखिए, महान अशोक इसीलिए हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाने के बावजूद भी अदर धर्म को के साथ उन्होंने कभी गलत नहीं किया। यही महानता था उनका। जैसे सनातन धर्म भी मौजूद था, जैनिज्म भी उस समय मौजूद था। और देखो, एक राजा का काम यही है कि यदि एक राजा एक अच्छा राजा है तो वो अपने धर्म के बारे में सोचे भी, उसके अलावा दूसरे के धर्म को भी नुकसान ना पहुंचाए और बचा। एक इंसान का भी यही एक अच्छा अर्थ यह होता है कि इंसान अपने धर्म के बारे में सोचे, अपने धर्म के, लेकिन यदि किसी के धर्म में अच्छाइयां हो तो उस अच्छाइयों को भी अपनाने की कोशिश करे और किसी के भी धर्म का, किसी के भी विचार के बारे में कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, न गलत बोलना चाहिए। और इसीलिए जो अशोक जो थे ये महान बने, क्योंकि इनके जो पॉलिसी बना वो टॉलरेंट की पॉलिसी बना। टॉलरेंट का मतलब होता है कि उन्होंने सारे धर्म को, सबको एक साथ उन्होंने देखा। इवेन बुद्धिज्म में होने के बावजूद भी सारे धर्म को एक तरीके से देखा, सबके लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है, दान करते थे तो वो सबके लिए दान करते थे। और यही कारण था द अशोक ने धम्म अशोक के रूप में अपने आप को बदला और ये अशोक, महानतम अशोक, द ग्रेट अशोक की उपाधि इन्होंने धारण करी। अब देखो बेटा, एक राजा ने अपनी बातों को रखने के लिए, जो उनकी बातें था, जो उनका विचार था, इस धम्म के माध्यम से आप इमेजिन करो उस समय भारत में ये जो इन्होंने जो प्रचार प्रसार प्रारंभ करी बेटा, इस नक्शे से यदि देखोगे इस पूरे, तो देखो ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था एक तरीका से। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म हो गया था। इस तरह से थे अशोक।
श्रीलंका में लेकर, वियतनाम में लेकर, आपको चाइना में लेकर, कोरिया में लेकर, आपके ईरान तक इन्होंने, ईरान तक बुद्धिज्म को, अफगानिस्तान में आज पूरे के पूरे, अब यह बुद्धिज्म नहीं रहा है ये सारे एरिया, लेकिन एक समय ये सारे के सारे एरिया बुद्धिज्म का पार्ट हुआ करता था। बुद्धिज्म ऐसा फैला था, ऐसे अशोक ने फैलाया था बुद्धिज्म को। तो एक राजा को क्या करना चाहिए, एक राजा को कैसे अपने जनता के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक तकनीक अपनाई और उस तकनीक को कहा जाता है शिलालेख की तकनीक। शिलालेख से उन्होंने अपने बातों को जनता से सीधे कम्युनिकेट किया। सीधे कम्युनिकेट का मतलब होता है सीधे बात किया, किसके थ्रू, तो शिलालेख के थ्रू। उनके बहुत सारे पिलर देखेंगे आप, एक देखिए तो हम थोड़ा शिलालेख के बारे में जाने कि यह है क्या शिलालेख। तो बेटा शिलालेख जो अशोक का था, शिलालेख का क्या मतलब होता है, शिला का मतलब बेटा होता है पत्थर, होता है पत्थर, और लेख का मतलब होता है पत्थरों पे इंकित किया गया, लेख लिखा गया, इस लेख को शिलालेख बोला जाता है। देखो बेटा ये दो प्रकार का होता है शिलालेख, एक होता है बृहद, एक होता है बृहद शिलालेख और एक होता है छोटा शिलालेख। ये दो प्रकार के शिलालेख थे। बृहद शिलालेख जो कहा जाता है वो कितना था, ये टोटल 14 शिलालेख था, 14, जो 8 स्थानों से मिला था, स्थान से हमको प्राप्त हुआ है, आज के समय प्राप्त हुआ है। टोटल बृहद शिलालेख थे। जो बड़े शिलालेख थे वो बेटा बड़े शिलालेख कितने थे, तो आप कहेंगे सर बृहद शिलालेख टोटल 14 थे जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और इनके छोटा लेख टोटल 7 थे, वो कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। टोटल इनके शिलालेख 33 शिलालेख हमें मिला है। और ये शिलालेख है क्या बेटा, तो आपको अभी बताया था कि सर ये शिलालेख है जिसके धम्म का कोड ऑफ कंडक्ट, जो धम्म एक चलाया था इन्होंने, जो जनता के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे अपने बातों को रखा जाए, एक राजा अपने बातों को कैसे रखे, इन बातों को रखने के लिए जो इन्होंने प्रयोग किया वो सामाजिक जगह पे किया, और सामाजिक जगह पब्लिक प्लेस पे, और पब्लिक प्लेस पे कैसे किया, तो उन्होंने शिलालेख को लिखकर, शिलालेख ऐसे होता है बेटा, ध्यान से देखोगे तो ये होता है पत्थर का, और देखोगे जो सारनाथ में मिले हैं यही मिले हैं, जिसके ऊपर 3 बाघों का निशान है, यही हमने यहां से अशोक चक्र में भी मिला है, अशोक चक्र भी मिला है जो हमारे हमने इसको लिया है, और बाघ वाला भी देखोगे तो हमारे पास है। समझ में आए, आज आधुनिक भारत में भी जहां संविधान में इन दोनों चीजों को जोड़ा गया है, तो देखो ये पिलर हुआ करता था बेटा, ये पिलर, और इस पिलर पे इन्होंने क्या करवाया था, लिखवाया था। कैसे लिखवाया था, तो इनको खुदवा के लिखवाया था। क्या लिखवाया था, कोई पूछेगा तो आपको बताना है सर इस पे लिखा गया था कि जनता को कैसे रहना है, जो राजा सोच रहा है अपने बातों को, अपने विचारों को जनता के पास कैसे पहुंचवाया था, तो शिलालेख से पहुंचवाया था। कितने प्रकार का शिलालेख है, तो 2 प्रकार का शिलालेख है सर, एक बृहद शिलालेख है, एक छोटा शिलालेख है। बृहद शिलालेख कितने प्रकार का है, कितना है, तो 14 है टोटल, और 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुआ है। बाकी 6 शिलालेख है, वो छोटा शिलालेख है जो कि 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण है, टोटल शिलालेख इनको मिले हैं, और टोटल 33 शिलालेख इनको मिले हैं, मतलब अभी के समय मिला है, और इनमें अलग अलग विषय है बेटा, इन शिलालेखों में अलग अलग विषय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको देखेंगे कि 2 अभिलेख, एक अभिलेख को छोड़ के वो था रुमनदेई का अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख जो कि नेपाल में मौजूद है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा। कोई पूछे कि सबसे छोटा अभिलेख कौन है, सबसे छोटा अभिलेख कौन है, तो कहेंगे कि रुमनदेई अभिलेख है। और रुमनदेई अभिलेख कहां मौजूद है, तो नेपाल में मौजूद है। और इसका विषय जो है, इसका जो विषय है वो कौन सा विषय है, तो बेटा इसका विषय आर्थिक विषय है। बाकियों का क्या विषय है, तो बाकियों का विषय है सर सारे के सारे शिलालेख है, इसको छोड़ के, रुमनदेई अभिलेख को छोड़ के सबका जो विषय है वो प्रशासन है, प्रशासन। समझ में आए, टोटल कितने शिलालेख मिले हैं, तो टोटल शिलालेख 33 है। इनमें से सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, तो रुमनदेई शिलालेख है।
इसका क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, तो कहोगे सर इसका विषय आर्थिक है, इन्होंने इसमें आर्थिक बातें लिखा गया है। और बाकी के जो शिलालेख है उसका काम क्या है, प्रशासनिक शिलालेख है, मतलब उसमें प्रशासन की बातें लिखी गई है कि किस तरह से प्रशासन करना है, किसको कैसे, कौन कौन सा मंत्री है, कौन कौन सा मंत्री का क्या काम होगा, ये सारे के सारे मिला के समझ में आए, ये है। दूसरा चीज देखो, नेपाल से हमें 2 शिलालेख मिला है, नेपाल से हमें, नेपाल के तराई से बेटा 2 शिलालेख मिला है। और वो शिलालेख कौन कौन सा है, तो एक रुमनदेही है, अभी जो हमने देखा रुमनदेही है, और दूसरा रुमनदेही के अलावा निगलवा है, निगलवा शिलालेख। ये 2 प्रकार का शिलालेख है जो हमें कहां से मिला है, तो ये 2 प्रकार का शिलालेख हमें सर कहां से मिला है, तो ये बेटा हमको मिला है नेपाल से मिला है। कहां से मिला है, तो नेपाल से मिला है सर। ठीक है बेटा। अब देखो, जो कौशाम्बी का अभिलेख है, कौशाम्बी, यही सब याद करना होता है। कौशाम्बी का अभिलेख है और प्रयाग का अभिलेख है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद का अभिलेख है, ये रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी के अभिलेख कहा जाता है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये अभिलेख में इनकी जो वाइफ है, कौन है वाइफ, जो करुवाकी थी, करुवाकी थी, उनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत दान करती थी। और ये अभिलेख जो समर्पण है वो किसके लिए समर्पण है, तो इनकी महारानी, इनकी वाइफ करुवाकी। और ये करुवाकी अभिलेख कौन कौन सा है, तो कौशाम्बी और प्रयाग का अभिलेख को क्या बोला जाता है, रानी का अभिलेख बोला जाता है बेटा। किसका अभिलेख बोला जाता है, रानी का अभिलेख बोला जाता है। समझ में आया। अब देखो, इसके अलावा 2 अभिलेख जो है, मस्की अभिलेख और इसके साथ में गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख में अशोक के नाम, जो अशोक के रूप में है, अशोक वर्धन के नाम में इसमें लिखा गया है। बाकी जितने भी अभिलेख है बेटा, उसमें अशोक के नाम अशोक के रूप में नहीं लिखा गया है। वो सारे के सारे नाम जो अशोक को लिखा गया है, उनका नाम था देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदसी, देवनाम प्रियदसी इनका नाम था। ये बाकी के जितने भी शिलालेख है, उन शिलालेख में इनका नाम जो दिया गया है वो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदसी दिया गया है। बाकी 2 अभिलेख है, कौन कौन सा, मस्की का अभिलेख और गुर्जरा का अभिलेख, जो कि उनका नाम जो अंकित किया गया है वो अशोक नाम से अंकित किया गया है। आगे देखो बेटा, फिरोज शाह तुगलक ने इसके मेरठ के और टोपरा के अभिलेख को इसने कहां लेकर आया था, तो दिल्ली लेकर आया था, दिल्ली। आपसे कोई पूछे कि मेरठ और टोपरा के अभिलेख को कौन दिल्ली लेकर आया था, तो आपको बताना है कि सर वो था फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा के अभिलेख को दिल्ली लेकर आया था, आज के दिल्ली में। उसके बाद देखोगे, पहले कौशाम्बी का अभिलेख था। इस कौशाम्बी को अभिलेख को जहांगीर ने प्रयाग लेकर आया था, इसको प्रयाग लेकर गया था। इसके कौन सी अभिलेख को, तो वो अभिलेख था कौन सा, कौशाम्बी का अभिलेख, जो कि बिहार में 2 अभिलेख है, एक रामपुरवा अभिलेख है, इसकी खोज हुआ था 1870 में। ये कहां मौजूद है, तो बिहार में जो एक अभिलेख है उसको बोलेंगे रामपुरवा अभिलेख है, सर रामपुरवा अभिलेख है। और चौरिया नंदगढ़ दूसरा कौन सा अभिलेख है, तो चौरिया नंदगढ़ अभिलेख। ये 2 के 2 अभिलेख कहां है, तो सर बिहार में है। बिहार में 2 अभिलेख है, कौन कौन सा, तो एक है रामपुरवा अभिलेख और दूसरा चौरिया नंदगढ़ अभिलेख। ये दोनों के दोनों अभिलेख कहां मौजूद है, तो ये मौजूद है आपके बिहार में मौजूद है। आगे देखिए, अभिलेखों के बारे में ये चर्चा चल रही है कि उन्होंने अभिलेख कहां का, जो अभिलेखों की भाषा था कौन कौन सा, तो कुछ पाली में लिखा गया है, कुछ खरोष्ठी में लिखा गया है, खरोष्ठी में, कुछ अर्मिक में भी लिखा गया है, 3 लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। और तीनों लैंग्वेज जो था वो लोकल लैंग्वेज था। तो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग पाली में, खरोष्ठी में, अर्मिक
भाषा में लिखा गया है। देखो सहबाज, सहबाज गढ़ी और मानसेरवा अभिलेख जो है, ये दोनों के दोनों अभिलेख बेटा खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। आपको यही याद करना है, यही याद करना है आपको। देखो नेपाल के तराई में दो अभिलेख है, रुमंदेई अभिलेख है, दूसरा कौन सा है तो निगलवा अभिलेख है सर। उसके बाद आपको सारे के सारे अभिलेख एक बार पीछे से मुड़ के सारे के सारे देख लेना। इतना यदि आप अभिलेख याद कर लेंगे और उसका सब्जेक्ट समझ लेंगे तो आप समझ लो कि पूरी की पूरी अभिलेख आप समझ गए। और समझ गए तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आपके पूछा जाता है और कुछ महत्वपूर्ण जो उनके नंबर है, पिलर नंबर, वो 1, 4, 13, 12, 13 में कलिंग वार के बारे में बताया गया है। कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बारे में यह अभिलेख है, आपको याद करके रखना है। पहला ही धम्म का प्रचार प्रसार है, धम्म का प्रचार प्रसार पहला अभिलेख में अंकित है। तो ऐसे आपको समझना है कि कौन सा अभिलेख कहां पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात है उसका सब्जेक्ट क्या है। तो बेटा आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे अभिलेख का सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रशासनिक है। प्रशासनिक है, लेकिन इकलौता एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, रुमंदेई अभिलेख है। रुमंदेई अभिलेख है। ये सर कहां मौजूद है तो ये नेपाल में मौजूद है। और इसका क्या है तो ये आर्थिक विवरण देता है। आर्थिक का मतलब पैसा रुपया के बारे में बताता है, कर के बारे में जो बताता है वो कौन सा अभिलेख है तो ये रुमंदेई अभिलेख है। बाकी सारे अभिलेख है उसके प्रशासनिक अभिलेख है। इतना समझ में आया। ये है अशोक की जीवनी। अशोक ने इतना बड़ा काम किया था, इसीलिए हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलता है वो मिलता है अशोक के अभिलेखों से। अशोक का अभिलेख क्या था तो कहेंगे कि सर ये अभिलेख ऐसा था कि वो अपने बातों को समाज के जनता के रूप में बीच में रखता था। और वो कैसे रखता था, इन पिलरों पे। कोई आपसे पूछ दे सबसे पहले पिलर कहां बनते थे तो पारसिया ईरान में बनता था। ईरान में बेटा ये कंसेप्ट लिया गया था ईरान से। और ईरान में जो डायरस राजा था, डायरस सबसे ज्यादा ये पिलर का निर्माण करता था। और वहीं से कंसेप्ट जो लिया गया है जो पिलर का, शिलालेखों का, वो लिया गया है पर्सिया ईरान से। वो राजा था डायरियस, जिससे अशोक वहां से उठाकर उन्होंने अपने भारत में लागू किया। और ये अभिलेखों का सबसे बड़ा खासियत यह था बेटा कि ये सिंगल रॉक में बना था। सिंगल रॉक का मतलब होता है कि एक ही चट्टान को काट के, इसमें टुकड़ा टुकड़ा नहीं था, इसको पूरा इसको बना दिया गया था। ये था अशोक के क्या अशोक के अभिलेखों की कहानी। तो धम्म अशोका समझ गए। तो धम्म का मतलब बेटा समझ में आया। धम्म का क्या मतलब होता है, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब होता है माध्यम रास्ता। माध्यम रास्ता का मतलब क्या होता है, लोगों को लग्जरियस लाइफ नहीं जीना है। लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है कि उतना ही पैसा कमाओ जितना जरूरत है और उतना ही पैसों को खर्च करो और कुछ पैसा रखो दान करने के लिए और अपनी शादी। और इवन देखो अशोक ने शादी ब्याह भी आज कैसे होता है कि शादी ब्याह करते हैं तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है। क्या जरूरत है, हम तो मानते हैं। बाकी देखो अपनी अपनी ओपिनियन है बेटा, किसी का मन करे तो वो करोड़ों रुपया ना खर्च कर दे। लेकिन अशोक ने एक चीज किया था, उन्होंने कहा कि जो शादी और ब्याह में ये जो पैसे खर्च होते हैं इन पर भी पाबंदी कर दिया था। उसने कहा था कि कम खर्चा करो, शादी शादी है, हाँ इसको बर्बादी में मत डालो। खिलाने पिलाने के चक्कर में 50-50 और 1-1 करोड़ रुपया ना खर्च करो। इतने ज्वेलरी, इतने ये चीजें। अरे भाई खाने वाला, अब तुम समझते हो कि खाने वाला तुम्हारा बड़ा बड़ाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। बुराई तो उसके मन में है, वो दिन भर बुराई करेगा, खाने के बाद भी बुराई करेगा। तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अशोक कहता है जीवन ऐसे जियो जिसमें मजा आ जाए। अब देखो मौर्य साम्राज्य का आखिरी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इसका पतन का कारण क्या बना, क्यों हुआ पतन मौर्य साम्राज्य का। देखो इसके आखिरी राजा बृहद्रथ को कौन मारेगा, इनके ही सेनापति मारेगा। और इनके सेनापति कौन था तो वो था कमांडर इन चीफ पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग मारेगा और शुंग मार के इस डायनेस्टी को, इस साम्राज्य को खत्म कर देगा। तो क्या कारण बना, कोई आपसे पूछ ले कि सर क्या कारण था इसका पतन इतना जल्दी होने का। तो एक बेटा सबसे बड़ा कारण था इस धम्म की प्रचार प्रसार नहीं। धम्म जो था यही कारण भी बना किसका, पतन का, मौर्य साम्राज्य का। अब बोलोगे कैसे सर, कैसे? धम्म तो आपने अभी बताया था कितना बढ़िया था धम्म ने तो कमाल कर दिया था, लोगों को अच्छी अच्छी बात पहुंचाया था। लेकिन बेटा 6 लाख आर्मी रख के
6 लाख को आर्मी रख के और आर्मी से कहो कि तुम अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, तो ये क्या करेंगे? इनका मोरल डाउन होगा, और मोरल डाउन जब होगा तो इन्होंने अपना एक नया रास्ता चूज कर लिया। भाई आर्मी को रखा जाए, तो आर्मी को उन्होंने लड़ना ही बंद कर दिया था, हथियार उठाना ही बंद कर दिया था। आर्मी का मोरल डाउन हो गया। दूसरा चीज है, इन्होंने दान बहुत करने लगे थे, और इस दान के चक्कर में क्या आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। किसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई? तो इस पूरे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? कि भैया जो बुद्ध थे, बुद्ध के जो अशोक थे, अशोक के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अशोक के प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए मंत्री रखने लगे स्पेशल। वो आर्थिक बहुत ज्यादा खर्च करने लगे स्तूपा बनाने में, और कहा जाता है कि इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें सांची की स्तूपा आज भी आपको देखेंगे, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है सांची के स्तूपा। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था उन्होंने, और इतना पैसा धर्म की प्रचार प्रसार में इन्होंने लगा दिया कि इस मौर्य साम्राज्य का आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या खराब हो गई? आर्थिक स्थिति। और इसके चलते क्या हुआ? ये प्रभाव पड़ा पूरा शासन में, और इससे इनको अब चाहिए था इसको पूरा करने के लिए एक और राज्य को जीतना, क्योंकि पैसा अब कहां से आएगा? आपने पहले ही अभी वीडियो में देखा था कि लुम्बिनी गए तो इन्होंने क्या किया? वहां पर कर को ही इन्होंने 1/8 भाग कर दिया। मतलब जो कर आ रहा था उस कर में भी कमी होने लगा, और इस कर में कमी होने के चलते क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई। और इस आर्थिक स्थिति के कमजोर होने से क्या नुकसान हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था, जो रिलीजियस धर्म ने ही इनको क्या कर दिया? ये आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया साम्राज्य में। कैसे? तो इन्होंने जो धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, वो धर्म का, और धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म का। इसके चलते बाकी जो धर्म थे, जो सनातन था, बाकी के जितने भी धर्म थे, जैनिज्म थे, इन्होंने सोचा कि एक राजा होके, राजा केवल बौद्ध धर्म की बात करता है, इनको आ गया बाकी लोगों को गुस्सा। इसके चलते क्या हुआ कि जो समाज में इनके जो प्रेम था राजा के प्रति, मौर्य साम्राज्य के प्रति, वो किसमें बदल गया? वो बदल गया उनके खिलाफ। और इसके चलते आप ध्यान से देखोगे, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आज जरूर कहूंगा, बेटा ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहां जातिवाद की बात नहीं है। ध्यान से देखोगे कि इसके बाद जो साम्राज्य बनेगा पुष्यमित्र शुंग का बनेगा, और पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है ब्राह्मण थे। और ध्यान से आप देखोगे कि केवल पुष्यमित्र शुंग का निर्माण नहीं होगा, कर्ण वंश भी आएगा, बकाटका आएगा, और सबसे बड़ा सातवाहन आएगा। और ये सातवाहन जो है, ये सारे के सारे ब्राह्मण होंगे, जो कि अपना साम्राज्य को बड़ा बनाएंगे और मौर्य साम्राज्य से अलग। अब इमेजिन करो, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम हुई कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, उसी बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार ने क्या कर दिया? ब्राह्मणों को उकसा दिया। ब्राह्मण खिलाफ हो गए, क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे वेद की तरफ लौटना। और तभी आप देखोगे कि पुष्यमित्र शुंग आएंगे और यज्ञ कहवाएंगे। क्या कहवाएंगे? यज्ञ कहवाएंगे। इन्होंने कहा बैक टू वेदा, मतलब वेद की तरफ बढ़ो, ब्राह्मणिकल थॉट की तरफ बढ़ो। और जो अशोक की नीति थी, धर्म की नीति है, उन्होंने विद्रोह करवा दिया समाज में, और इस ब्राह्मणों ने इसका फायदा उठाया। और ब्राह्मण ने, देखो इतना बड़ा साम्राज्य बनेगा, पुष्प शुंग साम्राज्य, कर्ण साम्राज्य, बकाटका, सातवाहन, और ये सारे के सारे ब्राह्मण मिलकर बनाएंगे। सारे के सारे ब्राह्मण हैं ये सब, समझे? तो इसका मतलब जो विद्रोह था, विद्रोह का फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, और बृहद्रथ की हत्या कर दी। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, बेटा खत्म हो गया। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो अगले सेशन में मिलेंगे यही ब्राह्मणिकल वंश थी। ब्राह्मणिकल वंश कौन कौन सा है? तो देखिएगा, ये चीजें तो शायद आपने पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा होगा। आएगा शुंग आएगा, उसके बाद कर्ण वंश आएगा, उसके बाद द ग्रेट सतवाहन वंश आएगा। इसके इतिहास बताऊंगा, एक एक करके इतिहास को बताऊंगा, आपको आने वाला है मजा। अब इतिहास में आएगा मजा। अभी जो आपने पढ़ा मौर्य साम्राज्य, ये काफी लोग पढ़ चुके होते हैं, काफी लोगों को ज्ञान भी होता है, लेकिन जो ज्ञान नहीं होता है वो होता है शुंग वंश का के बारे में बहुत कम ज्ञान होगा, कर्ण वंश के बारे में ज्ञान कम होगा, सतवाहन के बारे में ज्ञान कम होगा। और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द ग्रेट 3 संगम एरा में 3 बड़े साम्राज्य का, वो होगा चेर,
चोल और पांड्या, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने साम्राज्य को 1700 साल कैसे चलाया। आके प्राचीन भारत के इतिहास में प्रारंभ होता है चोरचिला और पांड्या, जाके मध्य भारत में खत्म होता है। इतना समय लगाया सातवाहन ने, करीब करीब 300 साल लगाया अपना साम्राज्य को रखने में। तो कैसे रखाया